Dear students, uh, now we are going to start the first chapter related to biology. ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपके साइंस पार्ट में, साइंस सब्जेक्ट में। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे हमने अब तक अपनी क्लासेस जो पढ़ी हैं उसमें हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजी के इस नए चैप्टर से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो बाद में ज्वाइन किया था या नया ज्वाइन किया था उनको समझने में आसानी होगी। तो ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो बायोलॉजी का है ये मेरे हिसाब से 4 चैप्टर से मिल करके बना हुआ एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। 4 जो बहुत बड़े पार्ट्स भी हैं जिनसे खूब क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो चलिए अपने इस चैप्टर को, लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। बीइंग अलाइव व्हाट डज इट मीन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, वो अलाइव है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ। हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स इसी में ही छुपे हुए मिलेंगे। जैसे लिविंग बींग्स possesses certain characteristics. Number 1, that is definite shape and size, growth, reproduction, metabolism, definite life cycle, movements and cellular structures. हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो सबसे पहली बात उसका कोई पक्का शेप होगा, पक्का साइज होगा। ये बात प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग ढंग से देखी जाती है, क्योंकि क्लास 9th में आपने इस बात को पढ़ा है कि ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में अलग ढंग से अचीव होती है और एनिमल्स के केस में अलग होती है। जैसे कि प्लांट्स में ग्रोथ डिसप्रोपोर्शनेट कही जाती है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं होती। सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स द ग्रोथ इज इन प्रोपोर्शन। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ग्रोथ होती दिखाई देती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में, जो उसकी बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक के बीच का समय कहा जाता है, उसमें एक ग्रोथ को अचीव करता है। वो ग्रोथ लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी। फिर उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, रिप्रोडक्शन की बात करें, ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखता है। इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके सिलेबस में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नाम का एक चैप्टर भी है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस बात का मतलब हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है और इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डिटेल में इस रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आती है बात मेटाबॉलिज्म की। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता रहा हूँ कि बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी। सो मेटाबॉलिज्म को समझना आपके लिए ज़रूरी है। Metabolism is basically what? It is a set of all biochemical reactions occurring in each and every cell of the body of an organism. ये जो डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म की मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है।
मैंने यहाँ पर बायोकेमिकल लिखा है। बायोकेमिकल में वर्ड बायो है जो लाइफ को डिनोट करता है, और केमिकल्स का मतलब डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हर समय हमारे शरीर के हर एक सेल में हुआ करते हैं, और ये बेसिकली दो कारणों की वजह से होता है। पहला कारण होता है बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा कारण होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें बेसिकली बायोसिंथेटिक पाथवेज आते हैं। जो प्रोटीन को और डिफरेंट अदर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स को बना करके ग्रोथ को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा रिएक्शन जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली फूड सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन को परफॉर्म कराते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो in a nutshell we can say the reactions which are basically related to the biosynthesis are anabolic reactions, and the reactions which are related to the breakdown of food material to provide energy are catabolic reactions. अब ये समझने वाली बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होता है, और किसी भी इंडिपेंडेंट एंटिटी को आगे बढ़ने के लिए, या यूँ कह लीजिए अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से हम उसको लिविंग कहें, इन दोनों रिएक्शंस की ज़रूरत होगी। मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर अपने आप में एक ज़बरदस्त केमिकल फैक्ट्री की तरह वर्क करता है, बल्कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे शरीर की हर एक सेल एक अपने आप में मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री होती है, जहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस, दैट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ये हर समय होते रहते हैं। और इसी वजह से सेल को हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए, या लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए, ये जो 3 पॉइंट्स हमने पहले देखे, शेप एंड साइज, ग्रोथ, एंड देन रिप्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म. So these points are very important to understand the overall life processes activities.